वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज बात करते हैं सीटेट की परीक्षा के लिए सोशल साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजनीति विज्ञान से, यानी पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हल करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये PYQ प्रश्न है जो कि रिपीटेड टाइम सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण है। तो समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और अमीर ने पुराने कपड़े पहने। समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए नंबर। तो समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना जो है वो पसंद है, क्योंकि वाक्य समानता के साथ विविधता का उदाहरण है, क्योंकि यह दोनों ही विषय वस्तु एक ही श्रेणी में आती है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था कि विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन है। तो इसका ऑप्शन है अनेकता में एकता, प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक धरोहर, आध्यात्मिक जीवन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनेकता में एकता, यानी जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों का प्रयोग भारत में अनेकता में एकता जैसे पहलू का विवरण करने के लिए किया था, जिसमें विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान को प्रोत्साहन मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। प्रश्न संख्या 3 है कि एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाती है। समानता की, समरूपता की, समांगता की या विविधता की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कि एक रूपी समाज में जो है वो विविधता की जो है वो अंतर पाई जाती है, चाहे वो भौगोलिक तत्व की विविधता हो या धार्मिक तत्व की विविधता हो। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है। धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर या खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि आर्थिक स्तरों का अंतर। आर्थिक स्तरों का अंतर जो है वो विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक उदाहरण के रूप में है। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। लोगों के विवाह करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके। झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। विभिन्न संस्कृति लोगों की जीवन को प्रोत्साहित प्रभावित करती है और राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बी, सी और डी, यानी कि साहिब सभी जो विकल्प हैं वो सभी विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी कि अपनी मातृभाषा में जो बोलना होता है वो विविधता को बढ़ावा देता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की बोलियां की अंतःक्रिया इसमें प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता या अनेकता में एकता मुहावरे का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई जो है वो चीज़ नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें विकल्प हो जाएंगे जिसमें संस्कृति और सत्ता की विभिन्नता मिलती है, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानता होती है, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विविधता और समानताएं पाई जाती है। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नता और असमानताएं पाई जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, क्योंकि विविध समाज उस समाज को कहा जाता है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं जो हैं वो पाई जाती है। प्रश्न संख्या 9 है कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या डी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या बी कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं और कुछ जो है जमीन पर बिठाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि संविधान बनाने वाले ने उद्घोषणा करते हुए
वे कहा है कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है? एकता को, समानता को, विविधता को या बंधुत्व को? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी भारतीय संविधान विकास प्रक्रियाओं के परिणाम के साथ संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान था। उस समय भारत में विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृति मौजूद थी। इसी विविधता से प्रभावित होकर भारतीय संविधान की जो है वो रचना की गई। प्रश्न संख्या 13 है कि विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार के तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह चिन्ह क्या है? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका विविधता का जो है ये उदाहरण है, क्योंकि विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार या तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, जो विविधता को प्रदर्शित करती है, और भारत जो है वो विविधताओं का देश है। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ जो है वो संकेत करता है? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या ए और विकल्प संख्या डी जो है ये सही है, क्योंकि महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे कि टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करती है, और त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में जो है वो रहते हैं। यानी विकल्प संख्या डी इसका सही हो जाएगा। ए और डी जो है ये ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। कथन बी कहता है कि विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी ए सही है, लेकिन जो कथन बी है वो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के विविधता के संदर्भ में वक्तव्यों पर विचार करें। विकल्प संख्या ए इसका सही हो जाएगा, यानी ए बी सी डी जो है ये सभी विकल्प जो है वो सही है कि विविध भारत की शक्ति का एक स्रोत है और भारत की विविधता में एकता है। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकता है और भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता से ही लाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्न से कौन सा युग्म जो है वो असंगत है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि लाहौल और लखनऊ। किसी भी क्षेत्र में विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करती है। इस कथन के संदर्भ में लाहौर और लखनऊ युग्म असंगत है, क्योंकि लाहौल जो है और स्पीति अपनी ऊंची पर्वतमाला के कारण शेष दुनिया से कटा हुआ है, और रोहतांग दर्रा जो है वो लाहौल और स्पीति की कुल्लू घाटी से पृथक करता है। प्रश्न संख्या 18 है कि सांस्कृतिक और विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन जो है वो उचित है? तो ऑप्शन संख्या बी इसका सही हो जाएगा कि मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती है। मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं। सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए यह कथन जो है वो बिल्कुल उचित है। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करती है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। समुदाय विशेष में व्यापारी द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण है, और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन संख्या ए और सी जो है ये विकल्प संख्या बिल्कुल इसकी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 20 है कि अगर एक स्कूल त्यौहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ विविधता के जश्न को दर्शाती है? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 के निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर या प्रभाव डालते हैं? तो विकल्प संख्या डी जिसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी एक ए और सी सही है, यानी कि भिन्न भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें और लोगों और द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति में सामंजस्य बनाए बैठना। अगला है सरकार के बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। टॉपिक 2 है इसमें राजनीति विज्ञान की विभिन्न किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा, जनमानस की राय को व्यक्त करके, या सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर, या संसद में बाधाएं डालकर। तो सही विकल्प ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, यानी सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक जो है वो आलोचना करके। विपक्ष सरकार की नीतियों व कार्रवाइयों की रचनात्मक आलोचना द्वारा भारत की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है खाली स्थान वाला है कि सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विकल्प संख्या सी, यानी शक्तियों का बंटवारा कहलाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है, तो सही विकल्प हो जाएगा भारतीय राज्य की सरकार जो है वो लोकतांत्रिक सरकार है। 25 नंबर प्रश्न के गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी ही गठबंधन कहलाती है। विकल्प प्रश्न संख्या 26 है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है, तो विकल्प संख्या बी यानी संघवाद कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 है कि सरकार के कार्यपालिकाओं के अंग से अभिप्राय हैं, क्या अभिप्राय है, तो विकल्प संख्या सी यानी कि लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए जो है वो उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 28 है खाली स्थान एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों को नियंत्रण रखती है, तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा यानी कि सरकार एक संगठन का अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और सरकार और नागरिकों के लिए कार्यों का जो है वो नियंत्रण करती है, तो विकल्प संख्या सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगली एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नंबर कि भारत में सरकार काम करती है किस पर, तो ऑप्शन संख्या बी जो है वो सही हो जाएगा यानी कि बी और सी यानी कि राष्ट्रीय राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो है वो काम करती है। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं, तो सही विकल्प डी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए, बी और सी जो है ये करेक्ट है यानी कि पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और शैक्षिक सेवाएं जो हैं वो एक श्रेणी में होती है। अगला प्रश्न है कि शक्तियों के बंटवारे का जो है वो सिद्धांत किस अर्थ में है, तो इसका हम सही उत्तर की ओर चलते हैं। ए और बी जो है वो दोनों सही हैं, यानी सरकार के एक अंग को दूसरे अंग में काम करना या उत्तरदायित्व भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए और सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 के भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं, तो विकल्प संख्या सी यानी कि 3 स्तर मौजूद हैं। भारत में सरकार के 3 स्तर मौजूद हैं। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों के समूह होती हैं जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति के द्वारा शासन करता है और सरकार के प्रायः 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका विधायकों के द्वारा बताए गए कानून को लागू करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 कि निम्नलिखित को सुमेल कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये विकल्प संख्या सी हो जाएगा यानी कि ए का जो है वो 2 यानी केंद्र सरकार 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्माण करती है। बी का 3 राज्य सरकार जो है वो क्षेत्रीय परिवहन कार्यक्रम बनाने का निर्णय करती है और स्थानीय सरकार रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय करती है। आइए एक अभिकथन और कारण वाला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में अब पूछी जाती है। और कि अभिकथन है कि सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्र करती है और कारण है कि सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें वे बाजार में खुद खरीद नहीं सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल। तो विकल्प संख्या ए इसका सही हो जाएगा। ए और बी जो हैं अभिकथन और कारण जो हैं ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारी शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठन इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन संख्या बी इसका सही हो जाएगा, उसे संघीय राज्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है, तो विकल्प संख्या बी जो है वो सही हो जाएगा, संसदीय एवं संघीय सरकार को चुना गया है। आगे हम चलते हैं स्थानीय सरकार पर कि मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी, तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा कि सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनको रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुसरण करने को प्रोत्साहित करना ही होती है। प्रश्न संख्या 41 की ओर आगे बढ़ते हैं कि बाजारों और उनके कार्यविधियों की संकल्प को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना यानी यूनिट प्लान 3 का 3 विषय क्या क्या होगा, बाजार और मूल्य में वृद्धि, मोहल्ले के बाजार, बाजारों की श्रृंखला। तो विकल्प संख्या 20 का सही हो जाएगा, बी, सी और ए। यानी
पहले मोहल्ले के बाज़ार, उसके बाज़ारों की श्रृंखला, उसके बाद बाज़ार और मूल्य वृद्धि यानी वैल्यू एडिशन होती है। आगे चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गांव के जमीन भूमि को नापने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो विकल्प संख्या सी यानी कि पटवारी, जिसे ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 है कि विकासखंड स्तर की पंचायत को क्या कहते हैं? तो सही विकल्प इसका हो जाएगा ए, यानी उसे जनपद पंचायत कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 46 की ओर आगे बढ़ते हैं कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो विकल्प संख्या डी इसका सही हो जाएगा कि ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। आइए प्रश्न संख्या 47 की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? गांवों के लोगों को रोजगार देने एवं संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये तो उसके कार्य हैं। बी नंबर है ग्राम पंचायत को अपने पंचायत का सचिव को चुनती है, ये विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि जो गलत है वही सही है कि गांवों की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव ये तो करती है और स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये भी करती है। कौन नहीं करती है? तो ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिवों को चुनती है। जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आता है? तो विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा, कई ग्राम पंचायतें इसके अंतर्गत आती है जनपद पंचायत के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 49 है कि भारत के ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो विकल्प संख्या सी होगा, यानी कि 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। प्रश्न संख्या 50 है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो विकल्प संख्या ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, नगर निगम वार्ड काउंसलर नहीं है, बाकी लेखपाल हैं, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होती है और पटवारी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस 50 प्रश्नों के माध्यम से आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक हम लाएंगे ताकि आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ एग्जाम से पहले। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।